हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रतनपुर कहकर एक गांव में कुसुम अपने पियक्कड़ पति महेंद्र के साथ रहा करती थी। महेंद्र दिन रात बस शराब के नशे में धुत रहता था और कुछ काम नहीं करता था, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी कुसुम के कंधों पर थी। कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो खाना बनाकर टिफिन में पैक करके लोगों को बेचती। टिफिन सर्विस के जरिए कुसुम जैसे तैसे खर्चे निपटाती, लेकिन क्रूर महेंद्र फिर भी कुसुम से लड़ाई करता। मुझे पैसे दे, हाँ मुझे शराब पीनी है। ठेके पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब पैसे देती है कि नहीं कि तुझे एक तू लगा के जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो जब मैंने तुम जैसे हैवान से शादी की। अरे जिंदगी बर्बाद तो तूने की है, वो भी मेरी। महेंद्र के झगड़ों से बचने के लिए कुसुम उसे पैसे दे देती और वो उन सारे पैसों को शराब और जुए में उड़ा देता। बेचारी कुसुम दिन रात गैस के आगे खड़े रहकर खाना बनाती और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती, फिर भी महेंद्र को उसकी कीमत नहीं होती। कुसुम के खाने में सभी ग्राहकों को उसके हाथ के बने छोले कुलचे बड़े पसंद होते। धन्यवाद कुसुम जी, आपके हाथ के छोले कुलचे तो मेरे ऑफिस में भी फेमस हो गए हैं। अभी तो ओ जी साडे पंजाबी विच भी इन्ने बढ़िया छोले कुलचे नहीं बनते जी। ओ जिन्ने बढ़िया तुसी बनाते हो कुसुम बेन जी, ओ जी दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। धन्यवाद। ये लीजिए आपका टिफिन और ये आपका। अच्छा चलिए अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो क्या है ना, फिर मेरे पति शराब पीकर आएंगे और आप ग्राहकों को यूं दरवाजे पर देखकर और भी गुस्सा हो जाएंगे। ग्राहक वहां से चले जाते हैं। महेंद्र दारू की बोतल को सर पे रखकर हिलते डुलते हुए नाचते गाते घर आता है। दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे, खुल के रोमांस करे डांस करे डांस करे, हा हा हा। अरे नशे से चढ़ गए, ओए पतंग से लड़ गए। ओए कुसुम मुझे और पैसे देना। अरे मुझे आज महंगी वाली दारू पीने का मन कर रहा है, देना पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाना पकाते हुए, लोगों के टिफिन बनाते हुए दिन में 50 बार मेरा हाथ जलता है, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। और तुम हो कि चुटकी में मेरे पैसे उड़ा देते हो। हाँ नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। महेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो गैस को उठाकर नीचे जोर से पटकता है और सारा रसोई का सामान यहाँ से वहां फेंक देता है। ये ले मेहनत मेहनत मेहनत। अरे तेल लेने गई तेरी मेहनत। ये तुमने क्या कर दिया? इन सब की वजह से तुम्हारा भी पेट पलता था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे कमाऊंगी? खुद तो 24 घंटे नशे में धुत रहते हो, बेशरम कहीं के। जबान संभाल के बात करना, वरना इस चाकू से ही तेरी जबान काट दूंगा। अब ना तो तू कुछ काम पाएगी और ना घमंड करके मुझे नीचा दिखाएगी। अरे तुझे क्या नीचा दिखाऊं रे? हाँ तू है क्या पियक्कड़ कहीं का, निकम्मा निगोड़ा। तेरी तो। महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो बेलन उठाकर कुसुम को मारने लगता है और उसके बाल भी नोचता है। कुसुम दर्द से जोरों जोरों से चीखती चिल्लाती और बिलखती है। आ! बचाओ! बचाओ! मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले बोल, और चला, और तेज कैंची की तरह अपनी जबान चला ना। ये ले। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। आ! आ! मार खा खाकर कुसुम एक ही बार में चिल्लाती है और वो अपने हाथ में घर में पड़ा हुआ बम्बू उठाती है और महेंद्र की तरफ क्रोधित आंखों से देखती है। इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत कमजोर पड़ी है, उसके अंदर मां काली आई है और उसने बुराई का सर्वनाश किया है। बस अब बहुत सह लिया तुझे मूर्ख आदमी। कुसुम महेंद्र को बम्बू से पीटती है और फिर अपना सारा सामान लेकर भयंकर ठंड में गांव से बाहर निकल जाती है और बस में बैठकर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं यहाँ पर टिफिन सर्विस चलाने की जगह छोले कुलचे का ठेला लगाऊं, क्योंकि मेरे टिफिन में से सबसे ज्यादा छोले कुलचे ही बिकते हैं।
पूरा गांव और आस पड़ोस के गांववासी सब मेरे हाथ के छोले कुलचे के दीवाने हैं। हाँ, यही करती हूँ। कुसुम लोखंड लकड़ियों से अपना एक ठेला लगाती है और सारे बर्तन और छोले कुलचे बनाने की सामग्री को बाजार से ले आती है और छोले कुलचे बनाकर बेचना शुरू करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म पंजाब के स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए आइए। स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए, छोले कुलचे, छोले कुलचे। और मिनटों में ही कुसुम के छोले कुलचे ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी लोग ठेले पे आकर बड़े ही चाव से छोले कुलचे खाते हैं और आनंद उठाते हैं। ग्राहक तो कुसुम की तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। वाह वाह वाह, हमने हमार जीवन में पहली बार कौनो ऐसा व्यंजन खाया है जो हमका इतना बढ़िया लगा। एकदम लाजवाब है ये छोले कुलचे कुसुम बिटिया। धन्यवाद काका, बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए मुझ पर। उफ, आपके छोले कुलचे की खुशबू मेरे कॉलेज तक आ रही है। कुसुम आंटी, जल्दी से 5 प्लेट छोले कुलचे पार्सल कर दीजिए, ले जाने के लिए पैक कर दीजिए। हाँ बेटा, अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। इसी तरह कुसुम अपने छोले कुलचे ठेले से खूब सारे पैसे कमाने लगती है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। वही महेंद्र दूसरी शादी करता है और जब वो दूसरी बीवी पर भी हाथ उठाता है और उस पर अपनी चलाने की कोशिश करता है, तभी अबे ओ चपड़गंजू, चल फुट यहाँ से, मैं तेरा अत्याचार नहीं सहूंगी। दूसरी बीवी महेंद्र को लात मारकर अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और महेंद्र रास्ते पर दर दर भटकने लगता है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। हं? शायद यही है मेरे कर्मों की सजा। वहीं कुसुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और वहाँ की स्पेशल डिश छोले कुलचे रखती है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर फटे पुराने कपड़ों में महेंद्र आता है। उसका हुलिया पूरा भिखारियों की तरह होता है। खाना दे दो कुसुम, बहुत भूख लगी है। मैंने जितने गुनाह किए हैं उनके सामने तो मौत भी एक छोटी सजा लगती है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुसुम अपने नौकर के हाथों महेंद्र को खाना देती है और कहती है, ये खाना मैं तुझे इंसानियत के नाते दे रही हूँ। हम रोज कुत्ते, बिल्ली और बाकी बेजुबान जानवरों को खाना देते हैं। तुझे भी उन्हीं में से एक समझ कर दे रही हूँ। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं उसे भूल नहीं सकती। लेकिन देख, आज किस्मत ने क्या से क्या कर दिखाया। वो तो अच्छा हुआ कि माता रानी ने मुझे तुझसे बचा लिया, वरना मैं आज तक तेरे साथ घुट घुट कर मरती रहती और तेरा अत्याचार सहती रहती। तुझ जैसे लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। किस्मत ने महेंद्र को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। समय गुजरता है और कुसुम अपने कॉलेज के दोस्त रमन से मिलती है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और रमन कुसुम का बहुत ही प्यार से और स्नेह से ख्याल रखता। एक दिन रमन सबके सामने घुटनों के बल बैठकर कुसुम को प्रपोज करता है। कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे हाथ के बने छोले कुलचों की कसम, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और तुमने जितने दर्द सहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा खुशियां दूंगा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और फिर रमन और कुसुम दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुसुम और रमन दोनों भी शादी करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह मुश्किल और संघर्ष से भरी एक गरीब छोले कुलचे वाले की जिंदगी आखिरकार एक खूबसूरत सा मोड़ ले ही लेती है और रमन कुसुम को दुनिया की वो सारी खुशियां देता है जिनके लिए वो हमेशा से तरसती रही। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार, मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो,
क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ हाँ, शेफ सलोनी तो, हाँ हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकारनाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है, वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूँ। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर यूट्यूब से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब यूट्यूब ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी यूट्यूब पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहां पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है, अरे कल मुहे हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना है? तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो माँ जी, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी।
इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ, सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप, रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर 1 घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम। ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहां ससुर ब्रिजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़की की है। अरे माया बहू, तू क्या बौरा आ गई है? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कलमुही कहीं की। सागर बेटवा, जरा समझा अपनी धर्मपत्नी को। हाँ। माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं। अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर, माँ जी, पापा जी, भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हट के बनाया है। बोलो तो #यूनिक। और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आइसक्रीम, आई लव यू माय डियर क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रिजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चट कर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं, तभी तीनों भी खाना खाते हैं, लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम। बटर स्कॉच,
बटर स्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना। मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजनी। इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहेगी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो। लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम। वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है? बोलो बोलो। माया के इस अजीबो गरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माया बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है? देखिए, हो न हो यही माजरा है। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूं अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवरलाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूक करते हुए कहता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या आइसक्रीम खा खा कर? निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी, पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। अब प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बहरी या अक्ल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहां पर सागर आता है और माया को यूं देखकर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ, पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है, तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? फ्रिज कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी फ्रिज। हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही, इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा, तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पालोगी। देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है। हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ पाप किया है आप सबने, पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों।
मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे एक आइसक्रीम खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या। एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे 2 बिग स्कूप्स बटर स्कॉच, 3 मैंगो फ्लेवर, 2 चॉकलेट, 2 वनीला और हाँ 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ। ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह ओके मैम, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ आई, ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं ये हमें आज पता चला। आप बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं। माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉन स्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुकाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बौरा गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुकाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। जेठानी देवरानी की रसोई। पाठक परिवार के छोटे बेटे कुंदन की शादी निष्ठा नाम की एक लड़की से होती है। निष्ठा स्वभाव और रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है, और उसके आते ही सास बृंदा, ससुर सुरेंद्र और जेठ रितेश उसके तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। और इन सब से जेठानी बेला को बहुत गुस्सा आता है और जलन महसूस होती है। जैसे देखो, बस इस नई नवेली बहू निष्ठा की तारीफों के पुल बांध रहा है। मैडम को आए हुए अब तक ठीक से 24 घंटे तक नहीं हुए हैं, लेकिन देखो जो काम पिछले 1 साल से मैं नहीं कर पाई वो इसने सीधे एंट्री मारते ही कर दिया। ससुराल के पहले दिन ही बेला की पहली रसोई की रस्म होती है। निष्ठा रसोई में आकर गैस के चारों ओर गंगा जल छिड़कती है और गुड़हल का फूल रखकर हाथ धोती है और प्रणाम करती है। अरे बस बस, अब माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। जब हम तुम्हारे घर रिश्ता पक्का करने आए थे तब तुमने कितने स्वादिष्ट और खस्तेदार समोसे खिलाए थे हमें। तुम्हारे मायके वाले हमेशा तुम्हारे हाथ के खाने की प्रशंसा करते रहते हैं, और इसीलिए आज हम सब भी तुमसे बस बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ अच्छा सा, चटपटा सा, मीठा सा, कुरकुरा खाना बनाना। हाँ। निष्ठा बृंदा के पैर छूती है और उसका आशीर्वाद लेकर माँ अन्नपूर्णा के नाम को लेती है। अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर शुरू करती है। वो घंटों तक खड़े रहकर कड़ी मेहनत और लगन से अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। चलो, अब ये शीरा और ये सब्जी बन गई है, अब फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ और उसके बाद फ्रिज में जमाई हुई बर्फी को निकालकर काटना भी तो है। हे भगवान, प्लीज मेरा साथ दीजिए, वक्त के पहले ही मैं सारा खाना बना पाऊँ। इतनी हिम्मत और ताकत दीजिए प्लीज।
अब आएगा मजा जब सब लोग ये खुजली वाला पाउडर खाना खाएंगे और इन सब का इल्जाम लगेगा मेरी बेचारी भोली सी प्यारी सी मासूम सी देवरानी पर। निष्ठा की बच्ची, आज की तेरी पहली रसोई इस घर में आखिरी रसोई होगी। देखना तो बहुत हुई तारीफें, अब बारी है गालियां सुनने की। बाद में निष्ठा और बेला दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सभी घर वालों को खाना परोसने लगते हैं। तब उस खाने को खाकर सभी बंदरों की तरह खुजलाने लग जाते हैं और उन सब की खुजली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अरे 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 कलमुही, करमजली, ऐसा कौन सा नमक डाल दिया अरे इस खाने में जो हम सब बंदर बन गए। हाय हाय, बहुत खुजली आ रही है रे। जिंदगी में पहली बार इतनी खुजली आ रही है। अरे आज तो हम चारों का खून निकल कर ही रहेगा, यूं खुजा खुजा कर। बेला, ऐसा क्या मिलाया है इस खाने में जो हमें इतनी भयंकर खुजली हो रही है? बताओ। पगला गए हो क्या रितेश जी? ये सारा खाना मैंने नहीं, निष्ठा ने बनाया है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये खाना नहीं खाया, वरना खुजला खुजला कर तो मैं लाल पीली हो जाती थी। हाँ, आप सबकी तरह। सबको यूं खुजलाते हुए देख निष्ठा हैरान और दंग रह जाती है। वो तुरंत अपने कमरे से एक स्प्रे लाती है और उसे सबके बदन पर छिड़क देती है, जिसके बाद उन सब की खुजली रुक जाती है। अरे निष्ठा बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली रसोई में ही हमें आधा मार डाला। खुजला खुजला के तूने हम चारों को लाल कर दिया। अरे कहीं कल को मार ही न डाले। अरे भगवान। ऐसी बात मत करो माँ जी, मरे आपके दुश्मन। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शिद्दत से सारा खाना बनाया। मैं खुद इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये सब आखिर कैसे हो गया। चुप रहो यार निष्ठा, तुम पूरे मूड की बैंड बजा दी। खाओ ये खुजली वाला खाना तुम ही। सभी घरवाले निष्ठा को खूब सुनाते हैं और ये सब देखकर बेला मन ही मन फूट फूट कर हंसती है और उसे बहुत खुशी महसूस होती है। बेला अब ऐसे ही रोजाना निष्ठा के बनाए हुए खाने को बिगाड़ती रहती है और उसे परिवार वालों की डांट पड़वाती रहती है। छी, ये चाय है कि क्या है? अरे नास पीटी, चाय में नमक और सब्जी में चीनी तेरी अम्मा ने डालना सिखाया था क्या है? ये मोहतरमा अपना दिमाग मायके में ही भूल आई है, इसलिए न कुछ सूझ समझ नहीं रहा। जितना अच्छा तुम्हारे बारे में एक्सपेक्ट किया था, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा अलग निकली। हाँ निष्ठा, और वो कटोरी में जो आलू थे वो सड़े हुए आलू थे। तुमने उन्हीं के पराठे बनाए हैं। उनसे किसी का पेट दुखा तो? निष्ठा भावुक हो जाती है और सभी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू बेला है, कुछ सीखो उससे। बेला बहू, तुम दोनों साथ में ही खाना बनाते हो तो इसे सही से बताया करो, क्या कैसे क्या करना चाहिए। देखो, ये बेसन का चीला, ये मूली के पराठे, फ्रूट सलाद बेला बहू ने कितना स्वादिष्ट बनाया है, और एक तुम हो। निष्ठा को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई के एक कोने में बैठकर बहुत रोती है। बेला को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। रो रो और रो, तुझे यूं इस हाल में रोता बिलखते देख मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही है। एक दिन तो बेला निष्ठा के बनाए सब्जी में इतना सारा गैस पाउडर मिला देती है कि जब सारे घर वाले उसे खाते हैं तो उन्हें गैस की दिक्कत हो जाती है और घर भर में बदबू फैल जाती है। हाय हाय, ऐसा क्या मिला दिया इस सब्जी में निष्ठा बहू कि हम सब बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं। बाप रे बाप, लाइफ में पहली बार इतना नॉन स्टॉप पाद मार रहा हूँ मैं। निष्ठा, दिस इज टू मच। छी 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 निष्ठा, देखो तुम्हारे कारण पूरे घर में ऐसा धुआं फैल गया है। गैस के कारण सबकी तबीयत खराब हो जाती है और पेट खराब हो जाता है। निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था और ये सब कैसे हो रहा था।
दिन ब दिन उसे सबसे इतने ताने मिलने लग जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके और कुंदन के रिश्ते में भी दरार आने लगती है और क्रूर बेला इन सब से मजा लेती रहती है। एक दिन सभी बाहर गए होते हैं और घर में सिर्फ बेला और निष्ठा ही रहते हैं। तभी जब बेला रसोई में अपने लिए चाय बना रही होती है, तभी उसका पल्लू उड़कर गैस पर चला जाता है और वो आग पकड़ लेता है। बचाओ, आग, बचाओ! बेला गला फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगती है और इन सब में उसके हाथ से तेल की बोतल नीचे गिर जाती है और सारा तेल फर्श पर गिर जाता है और पल्लू की आग अब फर्श पर भी आ जाती है और पूरी रसोई में चारों तरफ आग लग जाती है। तभी वहाँ निष्ठा पहुँचती है और ये दृश्य देखकर वो एकदम से भौचक्का हो जाती है। आग! अरे कोई मुझे बचाओ, मैं आग में फंस गई हूँ। बचाओ! रितेश जी, माँ जी, बचाओ ना। बेला दीदी, आप घबराइए मत, बस हिम्मत मत हारिए, मैं आपको बचा कर रहूंगी। निष्ठा फौरन पानी का पाइप नल से लगाती है और पाइप से पूरी रसोई में पानी छोड़ती है और शॉल ओढ़कर खुद आग में कूद जाती है और बेला की साड़ी पर भी पानी डालती है और उसे बचाकर आग से बाहर निकालती है। बाद में जब सब सामने आ जाते हैं तभी निष्ठा, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। निष्ठा बुरा खाना नहीं बनाती, वो तो मैं थी जो इसके बनाए खाने में कुछ न कुछ मिलाती थी और इसे बुरा बनाती थी ताकि इसे आप सबकी डांट पड़े। लेकिन आज मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे कम चोट आई और तुम्हें हर तरफ चोट आई। मुझे माफ कर दो निष्ठा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। हाथ मत जोड़िए बेला दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। आइए जपी दीजिए मुझे अब एक। निष्ठा बेला को माफ कर देती है और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और उस दिन के बाद से दोनों भी खुशी खुशी साथ में रसोई में खाना बनाती हैं। कुसुम एक गरीब घराने से आई हुई लड़की होती है और थोड़ी सी सांवली भी होती है। उसकी शादी बिरला परिवार में गौतम से होती है। गौतम अब शादी के इतने समय बाद बोर हो गया होता है और वो कुसुम से दूरी बनाने लगता है। गौतम जी, आप आज ऑफिस के काम से बहुत थक गए होंगे ना? मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। फॉर गॉड सेक, अरे शांत रहो यार, जब देखो तब आ जाती हो अपने मनहूस शक्ल लेकर। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि माँ पापा ने मेरी कुंडली तुमसे मिलाई, वरना तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की से तो मैं बात तक न करूं। जाओ यहाँ से। गौतम की ये बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रसोई में चली जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। ससुराल में सास रेवती और ससुर कमलजीत भी कुसुम के संग बुरा बर्ताव करते हैं। रेवती और कमलजीत कुसुम से बहुत सारा काम कराते और सभी उस संग नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। बेचारी कुसुम किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। क्या करती बेचारी? गौतम के प्रेम में उसकी मीरा जो बन बैठी थी, वो विष का प्याला पीकर सारा दुख सहन कर लेती। एक दिन अचानक से गौतम काव्या नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर लाता है। दोनों के गले में वरमाला होती है। रेवती, कमलजीत और कुसुम ये दृश्य देखकर भौचक्का रह जाते हैं। गौतम बेटा, तूने ये क्या कर दिया? तूने दूसरी शादी कर ली? मैं और क्या करता माँ, मेरी कुंडली में लिखा था कि जो अनर्थ है वो कुसुम के आने से टल जाएगा, तो मैंने थोड़ी कुसुम से शादी तोड़ी है। मैंने बस एक लड़की से शादी कर ली है। ये काव्या है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अकल के अंधे, कुसुम के अलावा तुझे किसी और से शादी करनी ही नहीं थी। अब तेरे सिर पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। ओह कम ऑन ससुर जी, ये कौन से जमाने की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, ये सारी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। चिल कीजिए। कुसुम की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो रोते हुए गौतम से कहती है, गौतम जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी अर्धांगिनी मैं ही हूँ, ये नहीं। ओ जली हुई कॉफी की शक्ल वाली लड़की, चल हट यहाँ से, क्योंकि अब तेरी सौतन आ गई है और अब गौतम सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। समझ गई ना तू? हाँ कुसुम, मेरे कमरे से अपना सारा सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि अब से काव्या उस कमरे में मेरे साथ रहेगी।
ये सब सुनकर कुसुम को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए गौतम और उसके कमरे में से अपना सारा सामान निकाल लेती है और वो अब घर के आंगन में ही सोने लगती है। बहुत ठंड है यहाँ, मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। खैर, मेरे होने से ही गौतम जी की सुरक्षा होगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि मैं उनका कवच हूँ। हमारी कुंडलियाँ मिली हैं और गौतम जी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे सिर्फ मैं ही मात दे सकती हूँ और उन्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं हर वो संघर्ष करूँगी जो मुझे करना पड़ेगा। बहुत ठंडा है। कड़ाके की ठंड में कुसुम आंगन में कांपते हुए सोती है और अंदर कंबल ओढ़कर गौतम और काव्या एक साथ सोते हैं। अगले दिन से काव्या ही घर में सारा खाना बनाने लगती है। वो सबके लिए पिज्जा बनाती है। अरे वाह काव्या बहू, तुम तो कुसुम से भी अच्छा पिज्जा बनाती हो। मुझे तो ये पिज्जा बहुत पसंद आया। कमाल है, दिल खुश हो गया आज तो। वाओ, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। हाँ? क्या बेबी? क्या तुम गौतम की माँ हो हैं काव्या, जो उसे हर पल बेबी बेबी कहकर पुकारती रहती हो? नहीं सासू माँ, बेबी तो मैं गौतम को प्यार से बुलाती हूँ। आप नहीं समझेंगी क्योंकि आप पुराने जमाने की जो हो। काव्या धीरे धीरे घर में सबको अपने पास करने लगती है। वहीं कुसुम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। कुसुम अपना खाना खुद बनाया करती और सबके सोने के बाद में ही कुसुम अकेले में रात को अपना खाना बनाया करती। एक दिन गौतम और काव्या दोनों ही हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं। गौतम जी, वो आप संभल कर जाइएगा, शिमला में बहुत ठंड रहती है। स्वेटर, शॉल, मफलर, कान टोपी सब ले लिया है ना आपने? ओह माय डियर लवली सॉटन, किस हक से तुम गौतम की फिक्र कर रही हो? गौतम अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं, समझी तुम? तो प्लीज आइंदा से यू काली बिल्ली की तरह हम दोनों का रास्ता काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गौतम और काव्या दोनों ही कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। काव्या हनीमून पर भी गौतम का बहुत ज्यादा खर्चा करवाती है और हनीमून से लौटने के बाद भी वो रोज उससे कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, जैसे सोना, तोहफे, महंगे कपड़े। ये सब देखकर कुसुम को दाल में कुछ काला लगता है। एक रात कुसुम जब अपना खाना बनाकर खा लेती है और बाहर आंगन में सोने जाती है, तभी वो देखती है कि रसोई की लाइट्स ऑन हो गई हैं। वो रसोई की खिड़की के पास जाती है। ये क्या, इतनी रात गए रसोई में कौन होगा? तभी कुसुम देखती है कि काव्या खाने में कुछ मिला रही है। अब ये बेहोशी की दवा मैं इस खाने में मिला देती हूँ। इसके चलते जब कल ये सब लोग खाना खाएंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ इन सब की जायदाद हड़प कर और तिजोरी के पैसे चुराकर इस शहर से रफू चक्कर हो जाऊंगी। कुसुम काव्या की सारी बातें अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अगले दिन जब काव्या सबको वो बेहोशी की दवा से मिलाया हुआ खाना परोसती है, तभी चलिए चलिए सब लोग खाना खाइए। अरे ये तो कल रात का ही पुलाव है, लेकिन ये हम फिर से खा रहे हैं। इसे तो मैंने कल रात को फ्रिज में रखा था। हाँ माँ जी, वो मैंने सोचा अब इतना सारा पुलाव बच गया है तो क्यों ना खा ही लिया जाए, क्यों खामखा वेस्ट करना। खाओ खाओ, मजे से खाओ और खा खा के फिर बेहोश हो जाओ ताकि मैं हाथ साफ करके यहाँ से निकल सकूं। रेवती के पहले ही कमलजीत और गौतम उस पुलाव को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये क्या कमलजीत जी, गौतम बेटा, ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? हे भगवान! कुसुम बहू, काव्या, जल्दी बताओ तुम दोनों में से इस पुलाव में किसने क्या मिलाया है? कल जब मैं फ्रिज में पुलाव रख कर गई थी, हाँ, तब बताओ जल्दी से, तब तुम दोनों में से रसोड़े में कौन था? बोलो, वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, हाँ, कौन था? मैं नहीं थी सासू माँ, सुबह तो ये पुलाव फ्रिज के बाहर ही था और रात के समय कुसुम ही रसोड़े में खाना बनाती है। अभी दूध का दूध और पुलाव का पुलाव हो जाएगा,
तभी वहां अचानक से पुलिस आ जाती है और गौतम और कमलजीत खड़े हो जाते हैं और कुसुम गौतम के गले लगती है। हाँ, इसका मतलब तुम सब ये नाटक कर रहे थे? कमलजीत जी ने बता दिया कि कुसुम ने उन्हें सारा सच सुबह सुबह कमरे के बाहर आने से पहले ही बता दिया था। कुसुम सबको वो वीडियो दिखाती है और इस तरह काव्या की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो काव्या थी। फ्रिज में से पुलाव निकाल दिया और उस पुलाव में कुछ मिला दिया। कुसुम, मुझे माफ कर दो। तुमने एक बार फिर से मेरी और हमारे परिवार की जान बचाई। कुसुम, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। इंस्पेक्टर काव्या को गिरफ्तार करते हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। 4 बहुओं की एक रसोई। मंजरी जी की 4 बहुएं होती हैं, मोहिनी, ऋतु, शिल्पा और सुप्रिया। चारों जब रसोई में जाती हैं तभी, ओ बहन, दिमाग में भूसा वूसा भरा है क्या? अरे मैं नहीं करने वाली तुम्हारी मदद कोई लौकी वौकी बनाने में, साधारण सी आलू प्याज की सब्जी बनाना। लेकिन मुझे आलू से एलर्जी है। पनीर बनाते हैं ना, बड़े दिनों से मन कर रहा है गाइस यार। ओ मैडम, तुम तो चुप ही रहो वरना एक लप्पड़ लगाऊंगी। एक सब्जी काट के नहीं देती हो और बस हुक्म चलाती रहती हो किसी महारानी की तरह। नूडल्स बनाए? तुम ही खाओ, वो केचुए, हमें ना खिलाओ। ओहो, तो फिर खाने में बनाए तो क्या बनाए यार? कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी हो, इजी हो और झटपट बन जाए। हेल्दी खुद को हीरोइन समझती है लेकिन है तो चुड़ैल। चुड़ैल? किसको बोली तू? तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। सुप्रिया मोहिनी को बेलन से मारने लगती है और मोहिनी भी सुप्रिया को मारने के लिए कढ़ाई उठाती है। ऋतु और शिल्पा दोनों भी सुप्रिया और मोहिनी को रोकते हैं। तभी उन दोनों को भी एक दूसरे का हाथ लग जाता है और ये गलतफहमी हो जाती है कि शिल्पा की बच्ची, तूने जानबूझकर मेरे मुंह पे हाथ मारा ना, जोर से? हाँ? ओ डायन, अगर मुझे तेरे मुंह पे हाथ मारना होता ना तो मैं सीधे चाटा ना मारू उल्टे हाथ का। तुझसे डरती हो क्या मैं, डरपोक कहीं की? लोमड़ी। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक। और फिर ऋतु और शिल्पा दोनों में जंग छिड़ जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। और ऐसे ही चारों बहुएं एक दूसरे पर बर्तन से वार करने लगती हैं। और इस सब की चिल्लाहट सुनकर मंजरी भागे दौड़े रसोई में आती है। ओहो, तुम चारों के अंदर क्या कोई आत्मा घुस गई है क्या? क्यों एक दूसरे का खून चूसने के पीछे पड़ी हो? अरे रसोई एक औरत की सहेली होती है और वो अपने दिन का सबसे अधिक समय रसोई में ही बिताती है। घर का सबसे पवित्र स्थान एक रसोई ही होती है और तुम चारों नासपीटियों ने इस रसोई को ही युद्ध भूमि बना दिया। वाह! लेकिन माँ जी, कुछ मत बोलो तुम मुझे। तुम चारों को तो क्या खाने में बनाया जाए ये सोचने में ही 7 जन्म लग जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है, मैं आज से रोज सुबह शाम और रात में क्या खाने में बनेगा उसकी सूची तुम्हें दे दिया करूंगी और वही पकवान बनेंगे फिर। हाँ, ये आइडिया बुरा तो नहीं है। लेकिन माँ जी प्लीज ज्यादा मुश्किल पकवान मत देना बनाने के लिए। हाँ? अरे तू बहू, तू तो चुप ही रह जा। इस घर में मेरी अनुमति के बिना एक बर्तन तक यहाँ से वहाँ नहीं हिलना चाहिए। इतना सब कहकर मंजरी चली जाती है और अब चारों बहुएं ही चिंताग्रस्त हो जाती हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। तभी सब गहरी सोच में पड़ जाती हैं और फिर मोहिनी के दिमाग में एक विचार आता है। सुनो, हमारे पति वैसे भी माँ जी के गल्ले में रोज पैसे डालते हैं, तो हम उन्हीं पैसों को रोज गुल्लक का ताला खोलकर उसमें से निकालेंगे और फिर बाहर से खाना मंगवाया करेंगे और हमारी बेचारी सास मंजरी देवी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। हाँ यार, ये तो सॉलिड आइडिया है। इससे तो हमारे कुछ पैसे खर्च भी नहीं होंगे, जो भी होंगे माँ जी के होंगे और हम चारों बहुओं की रसोई की लाज भी बनी रहेगी। फिर चारों बहुएं मंजरी के गुल्लक के ताले को तोड़कर उसमें से रोजाना पैसे निकालती और छुप छुप कर बाहर से खाना मंगवाती और उसे ही सबको परोस कर देती। सास मंजरी, ससुर इंद्रनील और चारों बहुओं के पतियों को जरा भी शक नहीं होता कि वो सारा खाना रेस्टोरेंट से आया है।
वाह वाह बहू, लगता है चारों ने YouTube पर ऑनलाइन कुकिंग के वीडियो देखना शुरू किया है। हाँ पापा, खाना सच में बढ़िया बना है। हाँ, और ये बर्फी पे तो मेरा दिल आ गया। रोज ऐसी बर्फी मिल जाए तो जीवन तो यहाँ धरती लोक पर ही स्वर्ग लोक जैसा बन जाएगा। बहुएं आपस में फुसफुसाती हैं। अब इन बेचारों को क्या बताएं, ये सारा खाना हमने नहीं किसी और ने बनाया है। शांत बैठ जाओ, अरे तू मरवाएगी क्या? ओह हाँ, सॉरी। बाहर का खाना मंगवाकर सब घर वालों को उल्लू बनाने का सिलसिला यूं ही कायम रहता है। दिन गुजर जाते हैं और चारों बहुएं अब सास की सेवा करके थक गई थी और उन्हें आराम करना था, और फिर वो चारों भी झूठ मूठ में बीमार होने का नाटक करती हैं, जिसके कारण सारा काम मंजरी को ही करना पड़ा। अरे माँ, ये क्या, आप झाड़ू सफाई कर रही हैं? और आपके हाथ मसालों से भरे हुए, ऐसा क्या हो गया जो आज अचानक इतने सालों बाद आप में काम करने का जोश आ गया? जोश नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों की प्यारी धर्म पत्नियां बिस्तर पकड़कर बैठ गई है ना। चारों भी एक साथ बीमार हो गई हैं और ऐसे में घर का सारा काम पड़ा है, इसीलिए बस सारा काम निपटा रही हूँ, और क्या करूँ। मंजरी अपनी चारों बहुओं के सेवा करने लग जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और खाना परोसती है, उनके लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें बार बार देखने आती है। और चालाक बहुएं सास की इन हरकतों को देखकर बहुत खुश होती हैं। दिल को बहुत राहत मिल रही है। माँ जी असल में देखा जाए तो इस घर की महारानी है, लेकिन आज हम चारों बहुएं ने उन्हें नौकरानी बना ही डाला। चारों बहुएं मंजरी से बहुत सारा काम करवाती हैं। माँ जी, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज बाम से मालिश कर दो ना। ठीक है ऋतु बहू। और माँ जी, मेरा ना रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी में अगर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। ठीक है सुप्रिया बहू, मैं बना दूंगी रसगुल्ले, फिर तुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ी तबीयत भी सुधर जाएगी। मंजरी ऋतु के घुटनों की मालिश करती है और रसगुल्ले बनाती है और भी कई सारे काम करती है, लेकिन चारों क्रूर बहुओं को क्या पता था कि नाटक करते करते सच में वो बीमार पड़ जाएंगे और अगली सुबह उनका पेट बहुत खराब हो जाता है। तब डॉक्टर को घर पर बुलाने पर डॉक्टर कहते हैं, आप चारों ने शायद बीते कुछ दिनों में बाहर का बहुत खाया है, इसलिए आप चारों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। आपकी सास, आपके ससुर और आप चारों के पतियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसके कारण उन्हें इस खाने से कुछ नहीं हुआ। तभी बहुओं को पता चलता है कि जिस खाने को वो बाहर से मंगवाते थे उसी की वजह से वो खुद बीमार पड़ गई हैं। हाय राम, हम चारों भी अपनी ही चाल में फंस गए। माँ जी को सच लगे, इसीलिए हम उनके गुल्लक से पैसे चुराकर रोजाना बाहर का खाना मंगवाते थे, जिसे खाकर बाकियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम चारों उसके शिकार हो गए। हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अपने हाथों से ही खाना बनाना चाहिए था। स्वाद भले अच्छा नहीं होता, लेकिन घर का खाना घर का ही खाना होता है ना। मंजरी कमरे के बाहर चारों बहुओं की बातें सुन लेती है और उसे दरवाजे पर देख चारों घबरा जाती हैं और फिर भावुक होकर उससे माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम चारों भी बिना लड़े झगड़े और बिना किसी आनाकानी के रसोई में खाना बनाएंगे। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए हम चारों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ जी। आप हमें माफ तो कर देंगी ना माँ जी? प्लीज 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 माँ जी प्लीज, हमें समझ में आ गया है, अब सब कुछ हमारी समझ में आ गया है, हमारी आंखें खुल गई हैं। माफी मत मांगो मेरी प्यारी चारों बहुओं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। अगली बार से कोई बीमार होने का नाटक मत करना। और रही बात खाना बनाने की, तो इस दुनिया की हर बीवी, हर बहू के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, बस वो समय के साथ उभरता है। इस तरह चारों बहुओं की अक्ल ठिकाने आती है और वो एक साथ मिलजुल कर खुशी से स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।